गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, एसएससी जीडी की जो जीके एंड जीएस सेगमेंट में हमारी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसके अंदर ये हमारी 16 नंबर की क्लास है, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। राइट। सो देखिए, पहला प्रश्न है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे: कोची, विशाखापत्तनम, मुंबई और कोलकाता। राइट। सो देखिए, मझगांव डॉक की बात करें, मझगांव डॉक, तो मझगांव डॉक जो है वो आता है मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस हैं: अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस और प्राकृतिक गैस। राइट। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन में प्राकृतिक गैस जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के अंदर आपका कोयला आता है, कोयला आता है आपका, पेट्रोल आता है आपका, डीजल आता है। ठीक है। और आपकी सीएनजी आती है, आपकी एलपीजी आती है। ये सारे के सारे जो है वो जीवाश्म ईंधन के सोर्स हैं। राइट। लेकिन यहाँ पर कौन क्या पूछा, यहाँ पर हाँ, यहाँ भी जीवाश्म ईंधन पूछा है। तो यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन कौन सा है, प्राकृतिक गैस। सो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि लाल ग्रह नाम से प्रचलित ग्रह का नाम क्या है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस देख लीजिए, क्या है: मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ठीक है। सो देखिए, लाल ग्रह जो है वो कहा जाता है मंगल को। क्या किसको कहा जाता है, मंगल को। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फोर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि एंजाइम है एक, ऑप्शंस ये रहे: वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एंजाइम जो होता है साथियों वो होता है एक तरह का प्रोटीन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। क्या है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। चार ऑप्शंस ये रहे: तारक केंद्र, गोल्जी काय, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। सो देखिए, कोशिका के जो नाभिक होता है, नाभिक के अलावा कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया जो भाग होता है कोशिका का, उसमें आपको डीएनए देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें साथियों तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इट मीन्स कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस भी इसको जो है कहा जाता है। ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, निषेचन क्रिया है। क्या है निषेचन क्रिया, ये देखिए। पहला ऑप्शन क्या है, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बीजांड के बीज का निर्माण। तो देखिए, निषेचन जो प्रोसेस होती है वो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाता है। क्लियर है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? चार ऑप्शंस रहे, डॉक्टर केविन, डॉक्टर जॉयल एंजेल, ग्राहम बेल, स्टीफन हॉकिंस। राइट। सो देखिए, माइक्रोफोन हुआ और इसके अलावा ग्रामोफोन हुआ। ठीक है, माइक्रोफोन हुआ, ग्रामोफोन हुआ और टेलीफोन हुआ। ये सारे के सारे जो आविष्कार हैं वो किए थे ग्राहम बेल जी ने। ठीक है, किसने किए थे? ग्राहम बेल ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्या है? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि चार ऑप्शंस रहे, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, तीसरा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। राइट। तो देखिए, ये चार ऑप्शंस रहे, आपने पढ़ लिए होंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलर देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। राइट। तो यहाँ पर विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, इसका मेन रीज़न ये होता है कि उनके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और उनकी जो धारण क्षमता होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है किसी चुंबक आकर्षण शक्ति को गेन करने की, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। विद्युत जो चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? आइए देख लेते हैं। चार ऑप्शंस रहे, शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए, जो त्वचा होती है, त्वचा उसके नीचे जो फैट है, वसा है, वो जो है वो शरीर में जो ऊष्मा होती है उसके क्षय को रोकने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में जो बॉडी फैट होता है, सबसे ज़्यादा आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी सबसे आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको क्या लेना होता है? आपको लेना होता है ग्लूकोज। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज ले सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मोर एनर्जी की, ठीक है, तो फिर किस पे जाना होगा? आपको जाना होगा फैट पे। ठीक है, फैट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, और जो फैट होता है वो शरीर से ऊष्मा का क्षय ना हो जाए इसके लिए एक अवरोधक का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्या है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? चार ऑप्शंस रहे। देखिए, सोडियम और पोटेशियम, लोहे और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो जो आपकी अस्थि होती हैं, अस्थि इट मीन्स आप बोल सकते हैं हड्डियाँ। ठीक है, एवं दांत जो होते हैं वो किसके उनके लिए निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? इसके चार ऑप्शंस रहे, द्विफोकसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। ठीक है,
तो देखिए जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अपसारी लेंस जैसा प्रयोग अपना बिहेवियर करता है। जो ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। चार ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव, सेकंड दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग बदलते हैं, दोनों ग्लूकोज के अणु हैं। देखिए स्टार्च और सेलुलोज की बात करें तो दोनों का दोनों ही एक वनस्पतिक प्रोसेस के थ्रू आपको मिलते हैं। स्टार्च भी आपने देखा हो, जैसे अरबी हुआ, आलू हुआ, इसमें स्टार्च होता है। तो ये क्या हुए, वानस्पतिक प्रोसेस हुई, वानस्पतिक उद्भव हुआ। सेल्यूलोज तो आपको पता है पेड़ पौधों में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। सो इन दोनों में तो क्या होगा, सेल्यूलोज और स्टार्च जो है वो वानस्पतिक उद्भव है, दोनों के दोनों बहुलक है, दोनों ही ग्लूकोज के अणु हैं। लेकिन स्टार्च और ग्लूकोज जो है वो कभी भी, सॉरी स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो कभी भी आयोडीन के साथ मिलकर रंग नहीं बदलते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। अणु का भाग चार ऑप्शंस रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। आपको पता है अणु के भाग कौन कौन से होते हैं। अणु में आपको क्या क्या मिलेगा, अणु में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और आपको प्रोटॉन मिलेगा, और आपको न्यूट्रॉन मिलेगा, यही कुछ है। तो ये अणु है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन अणु का भाग है, प्रोटॉन अणु का भाग है, न्यूट्रॉन अणु का भाग है, जबकि फोटोन जो है वो लाइट का भाग है। किसका, लाइट का। ठीक है, फोटोन जो है वो लाइट के जो कण होते हैं जिसके थ्रू लाइट आप तक पहुंचती है, उसके जो कण होते हैं, आपको पता है लाइट जो है वो निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी गमन क्यों करती है, क्योंकि लाइट जो है वो अपना खुद का माध्यम लेके चलती है। तो लाइट के जो अणु होते हैं वो फोटोन के बंडलों में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अणु का हिस्सा कौन सा नहीं, अणु का हिस्सा फोटोन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्या। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना ताप होता है देख लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 94.4 केल्विन। ठीक है, तो देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, 98.4 फ़ारेनहाइट, या फिर आप बोल सकते हैं 273 केल्विन। ठीक है, ये कुछ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इनमें से आपको इन चार ऑप्शंस में कौन सा नज़र आ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। चलिए तो देखिए, पहला मछलीपत्तनम, फिर पुलिकट, सूरत और अहमदाबाद। तो इसमें देखिए जो डच हैं, पहली बात तो आपको बताते हैं डच जो होते हैं ना वो हॉलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं, हॉलैंड। तो डच जो है वो भारत आए और भारत में इन्होंने मछलीपत्तनम में अपना सबसे पहला उपनिवेश, सबसे पहली जो कॉलोनी है वो मछलीपत्तनम के अंदर बनाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, और फोर्थ क्या है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके, इनमें से बताना है कि मणिपुर की सीमा किन किन के साथ लगती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो मैप आना चाहिए। तो देखो आपने अब अगर मैप पढ़ा है तो देखिए यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये जो रिफ्ट वैली है वो असम की है,
असम के यहाँ पर ये मेघालय है, ठीक है, ये सीढ़ी नहीं बनी है सही से, ठीक है, ड्राइंग, ये मेघालय है। और मेघालय के बाद यहाँ, यहाँ आप देखेंगे तो मणिपुर है, ठीक है, और उसके नीचे जो है फिर वो नागालैंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे साथियों आप, तो यहाँ पर मणिपुर की सीमा कहाँ कहाँ लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, असम से लग रही है, और किससे, नागालैंड से लग रही है, ठीक है। कहाँ कहाँ लग रही है, असम से लग रही है, जस्ट 1 मिनट, असम, अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, किसकी, मणिपुर, तो मणिपुर की असम से तो लगेगी ही, असम से लगेगी, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये असम तो अरुणाचल प्रदेश की तो नहीं लगेगी मणिपुर से, राइट। ये मेघालय रहा, ये नागालैंड रहा, ये यहीं आपका मिजोरम रहा, तो यहाँ पर आपकी जो है वो मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम, तीन से लग जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैप सही से नहीं बना है, आप मैप, आप घर पे मैप देखना, आप घर पे मैप ट्राई करना और उसमें मैप में जो है वो देखना, ठीक है, तो ये आपको दिख जाएंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैप से ही लगते हैं, यहाँ पे सारा मैप बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी आप मैप से देखिए, देख के लगाइए, आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको त्रिपुरा नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। देखते हैं चार ऑप्शंस, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वो वापस करती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो है ना वो 1919 में घटित हुई घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काफ़ी पॉपुलर दुर्घटना मानी जाती है। दुर्घटना नहीं, हम पूरा हत्याकांड ही बोलेंगे इस दुर्घटना, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को, ठीक है। ये 1999 की घटना है, 1919 की जो है वो ये घटना है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। समान अवसर इट मीन्स जाति, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको जो है वो समान अवसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, बिल्कुल नहीं है, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, किसका है, अस्पृश्यता का अंत, इट मीन्स छुआछूत का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जोड़ा अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जोड़ा जो है वो अनुकूल नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यहाँ पर उपाधियों का अंत लिख दिया है, ठीक है। क्लियर, ये जो है वो गलत हो गया है, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। चलिए तो यहाँ पर देख देते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। चार ऑप्शंस देख लीजिए, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां और बाबर। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था, जब वो गुजरात जीत कर आया था, गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में इसने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, सॉरी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण तो उसने करवाया, लेकिन गुजरात विजय अभियान के बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको आपका रिजल्ट मालूम चल जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। देखिए
लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 में है। किस में है? आर्टिकल 81 के अंदर है, आपको लोकसभा मिल जाएगी। और लोकसभा में जो है वो मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो 550 है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में अभी 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? वर्तमान में सांसदों की संख्या 545 है, लेकिन अधिकतम की बात करें तो 550 है। क्लियर है? सिमिलर अगर हम आर्टिकल 80 की बात करें, आर्टिकल 80 इट मीन्स हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो होंगे 250, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो फिर हैं आपके 245, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।